क्या दहेज के सरकारी नौकरी को खा जाएगा? क्योंकि बहुत सारी पत्नियां जो है वो एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम जरूर मेंशन करवाती है जो सरकारी नौकरी लगा हुआ है, चाहे वो पति का भाई हो, चाहे वो पति का जीजा हो, या फिर कोई और अन्य रिश्तेदार हो, यहां तक कि दोस्त ही क्यों ना हो, उसका नाम भी षड्यंत्र में लिखवा देते हैं। और लिखवाने का मकसद भी यही होता है कि ताकि उस सरकारी आदमी पे प्रेशर आएगा, प्रेशर आने के बाद फिर ये हमारे घुटनों पे आके हमारे पैर पकड़ेंगे। लेकिन क्या रियलिटी में ये दहेज के सरकारी नौकरी पे इफेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा? तो इसका जवाब जो है वो खुद हमको कोर्ट ने दे दिया जी। कोर्ट का जजमेंट आ गया। कोर्ट ने इसके अंदर दो सिचुएशन बता दी कि कब ये दहेज केस आपकी सरकारी नौकरी को खा जाएगा और कब आपकी नौकरी को नहीं खा सकता है। तो चलो सारी बातें यहीं से जानते हैं। देखो क्या कह दिया इस जजमेंट के अंदर, और ये जजमेंट आपको मिल भी जाएगा। देखो ये बताता है जी, याचिकाकर्ता के वकील को 2 दिन के दौरान याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर को शामिल करते हुए अनुमति दी गई है कि जो एफआईआर हुई है, जो लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग तकनीशियन के पद के लिए चयनित उम्मीदवार है, यानी कि वो इस पद पे क्या है, वो सरकारी आदमी, हमको सरकारी आदमी लेके चलना है जी, ठीक है, का चयन रद्द कर दिया है जी। कब रद्द कर दिया है? 16/2/2024 को कैंसिल कर दिया, यानी कि भाई चल तू घर चल। क्यों चल? क्योंकि आदेश द्वारा रद्दीकरण की पुष्टि इस आधार पर की गई है कि उसका बड़ा भाई और बड़े भाई की पत्नी आपस में नहीं बनी, जिसके कारण बड़े भाई की पत्नी के पिता ने याचिकाकर्ता के बड़े भाई और याचिकाकर्ता सहित उसके परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष में 498A 498 बोले तो दहेज का केस हो गया, 323 आईपीसी मारपिटाई का हो गया के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, और एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 यानी कि दहेज मांगने वाली। तो उसने क्या करवा दी, पत्नी और उसके पापा ने मिलके, यानी कि पापा बेटे ने मिलके पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया दहेज वाला। और वो जो भाई था, छोटे वाला भाई जो था, यानी कि पत्नी का जो देवर था, वो भाई इस सरकारी नौकरी पे लगा हुआ था, तो उसकी क्या चली गई, उसकी नौकरी चली गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कहा गया, उसकी नौकरी खा गया कि भाई तेरे ऊपर दहेज की एफआईआर हुई, तेरे ऊपर दहेज का केस चला है। और वही वो लोग चाहते थे। लेकिन जो नौकरी से हटा, अब उसने क्या किया, उसने अपील लगा दी जी ऊपर वाली कोर्ट में, रेट लगा दी कि भाई नौकरी तो मेरा अधिकार है, मैं तो मेरे दम पे नौकरी लगाऊं, इनके दम पे थोड़ी नौकरी लगाऊं, और मेरे ऊपर सिर्फ एक एफआईआर मुकदमा चल रहा है, डिसीजन तो नहीं आया। तो फिर देखो आगे क्या हुआ। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील बताते हैं कि उन्होंने 2024 की धारा 482 सीआरपीसी हमने बताया था आपको कि हाई कोर्ट की स्पेशल पावर होती है, के तहत आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक शिकायत की कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसमें इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया है और पहले से लंबित शिकायत मामले के आगे कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानी कि 482 में चले गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट पर जाने के बाद नीचे वाली जो कोर्ट थी उसके ऊपर स्टे ले ली, भाई नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दो, अब मामला हाई कोर्ट में चलेगा। अब देखो आगे क्या हुआ। एफआईआर भले कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई हो, संपूर्ण कानून जो नियोक्ता को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान के बाहर रखने का अधिकार देता है, उसका इरादा कभी भी उन उम्मीदवारों को बाहर करने का नहीं है जो रिश्तेदार द्वारा पारिवारिक मामलों से जुड़े अभियोजन का शिकार हो सकते हैं। धारा 498 के तहत शिकायत अब तक पूरे परिवार के खिलाफ दबाव डालने के लिए दर्ज की जाती है, ताकि पति हानिकारक शर्तों पर जो भी कारण हो पत्नी के साथ समझौता कर ले, यानी कि जो गलती उसने नहीं की वो भी मान ले। बोले कि मेरे तो पैर पकड़ पकड़, मेरे पापा के भी पकड़, मेरी ताई के भी पकड़, मेरी मौसी के भी पकड़, ठीक है, और मेरे जीजा के भी जाके पैरों पकड़। तो पत्नी की वो सारी शर्तें मान ले जो जायज नहीं है, और वो इसीलिए क्या होता है, उस व्यक्ति का नाम लिखवाया जाता है जो सरकारी नौकरी लगा हुआ है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। और जिसको सरकारी नौकरी मिल जाता है, फिर पता है रिश्तेदार तो उससे कितने जलते हैं, आग लग जाती है लोगों को जब किसी को सरकारी नौकरी मिलती है। फिर तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं कि कैसे इसको नौकरी से हटवाया जाए, कैसे इस भर्ती को कैंसिल करवाया जाए। तो ऐसे भी षड्यंत्र रचे जाते हैं कुछ जो जजमेंट में बताए गए हैं। और सारा खेल क्या है, ताकि ये लोग हमारे पांव पे आ जाए। देखो ये चीज लिख भी रखी है भाई, ठीक है, पत्नी के साथ समझौता कर ले यदि भावी उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास का आकलन करने के लिए इस प्रकार के अपराधों को ध्यान में रखा जाता है, तो सार्वजनिक रोजगार के लिए बहुत अधिक नुकसान होगा। न केवल अपने पति बल्कि उसके कुछ रिश्तेदार जैसे भाई या भतीजे के खिलाफ पत्नी के कहने पर दर्ज की गई ऐसी तुच्छ शिकायतों पर एफआईआर रिपोर्ट के कारण कई अच्छी प्रतिभाएं नष्ट हो जाएंगी। यानी कि जो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, अगर उनके ऊपर भी आप ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो फिर होगा क्या। वो कहते हैं ना कि कोई जन्म से क्रिमिनल नहीं है, ये दुनिया ही उसको क्रिमिनल बनाती है। और कुछ का तो हाथ है, कुछ तो कानून का ही हाथ है किसी को क्रिमिनल बनाने के लिए। आगे इसके अंदर बता दिया, देखो सर्वविदित है कि इस प्रकार की शिकायतों में पड़ोसियों को भी दोषी ठहराया जाता है। देखो पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ते। यदि इस प्रकार की शिकायतों को सार्वजनिक रोजगार से बाहर करने के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिस पड़ोसी का नाम किसी तीसरे व्यक्ति की पत्नी द्वारा
अपने पति के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में दर्ज है वह भी सार्वजनिक रोजगार से वंचित हो जाएगा। जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा से अवांछनीय तत्वों बाहर करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में विकसित किया गया था, तो कानून का इरादा कभी भी ऐसा नहीं है। यानी कि ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर शिकायत दर्ज करवा देगा, पड़ोसी के ऊपर भी करवा देगा, उसकी भी नौकरी खा जाएंगे, फिर तो कोई व्यक्ति रोजगार करेगा ही नहीं। फिर तो जब भी कोई थोड़ा ज्यादा कमाता हुआ दिखाई दे उसके ऊपर एफआईआर करवा दो, फिर तो मकसद यही हुआ। तो यहाँ पे आगे दिखाता हूँ, ये जजमेंट बहुत अच्छी है उन व्यक्तियों के लिए जिनके घर में सरकारी आदमी है और जिसके ऊपर सरकारी ऐसा कोई केस दर्ज हो चुका है, जैसे दहेज वगैरह कोई और भी। जिला मजिस्ट्रेट, ये नोटिस जारी हुआ था। मिर्जापुर कांड बताया कि उपरोक्त पृष्ठभूमि के बावजूद जिससे इस न्यायालय ने देखा कि उन्होंने याचिकाकर्ता से चरित्र प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं किया है। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र को भी यथार्थवत और आंख मूंद कर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट जो एक नागरिक भी है और जिले में काम करने वाले एक बहुत ही कनिष्ठ अधिकारी है, निश्चित रूप से उन सामाजिक विकृतियों के प्रति सचेत होगा जिसके कारण क्रूरता और दहेज की मांग के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण शिकायत होती है, जिसमें पूरा परिवार शामिल होता है। उन्हें मामले के संवेदनशीलता से निपटना चाहिए था और चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की, यानी कि अब जो जिला मजिस्ट्रेट था ना उसको भी हिदायत दी गई है कि भाई तूने तो ऐसे ही करेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि हाँ भाई नौकरी हटी है, तो नौकरी हटी तो जिला मजिस्ट्रेट की तो चाहिएगा करेक्टर सर्टिफिकेट। तूने तो लिख के दे दिया कि इसके ऊपर एफआईआर है, पर तू एक बार देख तो सही कि मामला क्या है, उसको भी कहा है। ठीक है, आगे देखो क्या है। मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग जो था लखनऊ वाला, उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर अपने शपथ पत्र द्वारा कारण बताएं कि आक्षेपित आदेश क्यों न रद्द किया जाए और खारिज कर दिया जाए। याचिकाकर्ता नियुक्त करने का आदेश देते हुए उचित निर्देश जारी करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश का ये जो लखनऊ वाला सिंचाई विभाग था, इसको ऑर्डर दिया कि जो तुम लोगों ने जो बर्खास्ती का ऑर्डर दिया वो मैं रद्द कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं मेरे को कारण लिख के दो। और याचिकाकर्ता को नियुक्त करने का आदेश देते हुए, यानी कि दोबारा उसको ज्वाइनिंग भी दिलवाई है। इसका मतलब है कि अगर दहेज केस चल रहा है तो आपकी सरकारी नौकरी पे कोई आंच नहीं आने वाली है। नीचे वाली कोर्ट ने उसको हटा दिया था, लेकिन फिर हाई कोर्ट में गया बंदा और हाई कोर्ट ने फिर उसका देखा भाई इसका तो फंडामेंटल राइट है, इसका तो अधिकार है, कमाने का अधिकार है बंदे का। अभी तक वो कन्विक्टेड नहीं हुआ है, अभी तक वो दोषी करार नहीं हुआ, मुकदमा चल रहा है। ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर एफआईआर करवा देगा, मेरे ऊपर भी करवा देगा, आपके ऊपर भी करवा देगा। एफआईआर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे, कोई भी करवा देगा, तो चलने दो फिर। तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि बंदा अब रोजगार से भी गया। तो फिर हाई कोर्ट ने उसको दोबारा ज्वाइन करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिया और इससे कारण भी पूछ लिया कि मैं तो इनको दोबारा ज्वाइन करवा रहा हूँ, तो तुमको रद्द किया तो उसका मेरे को कारण तो बताओ। मुख्य अभियंता लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश लघु जिला मजिस्ट्रेट के ये मिर्जापुर द्वारा हलफनामा इस तारीख को उसके पहले दाखिल किया जाएगा। ठीक है, और के रूप में रखना, और इस आदेश को रजिस्ट्रार द्वारा सिविल जज मिर्जापुर के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट ये चलो ये जो भी चीजें थी, तो ऑर्डर की तारीख होगी 12/8/2024, यानी कि 12 अगस्त 2024 का ये ऑर्डर है। और ये वीडियो शायद आपको 16 अगस्त को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल ताजा ऑर्डर है। तो अगर आपके मन में भी ये है कि भाई हमारे ऊपर जो एफआईआर हुई है मेरी सरकारी नौकरी को क्या आंच आने वाला है, तो कोई आंच नहीं आने वाली है। और ये जजमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा करंट ट्यूब ऐप का, आईफोन वालों के लिए भी एंड्रॉइड वालों के लिए भी। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इधर कोने पे आपको 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा। फिर उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको जजमेंट दिखाई देगा, और जजमेंट के अंदर आपको ये वाली मिल जाएगी कि क्या 498A सरकारी नौकरी को खा सकता है। तो आपको जवाब मिल गया होगा कि ये सरकारी नौकरी को नहीं खा सकता। लेकिन कब तक नहीं खा सकता है? जब तक बंदा कन्विक्टेड ना हो जाए। ठीक है, उसका मैं आपको रूल बता देता हूं। उसके बाद जो रूल होता है ना, वो होता है डिपार्टमेंट के हाथ में। अगर किसी व्यक्ति को सजा मिल जाती है 1 महीने से ज्यादा किसी भी केस में, अगर कोई भी केस है और 1 महीने से ज्यादा अगर जेल की सजा मिलती है, उसके बाद डिपार्टमेंट चाहे तो उसको क्या कर सकता है, उसको निकाल सकता है जी, बर्खास्त कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, चाहे भारत का कोई भी डिपार्टमेंट हो 1 महीने के बाद। हाँ, अगर 1 महीने तक की सजा मिली है तब नहीं कर सकता है, 1 महीने के लिए तो सस्पेंड भी कर सकता है। लेकिन वो भी उसके ऊपर डिपार्टमेंट के ऊपर है। कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज का ऐसा ऐसा साथ देते हैं, अगर उसकी 1 साल की जेल हुई तो 1 साल तक उसको कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, 1 साल के बाद ज्वाइनिंग नौकरी करवा देते हैं। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट भी है। तो सब डिपार्टमेंट का खेल है। लेकिन जो नॉर्मली एक आम इंसान के बीच में जो डर होता है, क्या मेरे को सरकारी नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो बच्चे भी डरते हैं जो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनका दहेज केस में नाम आ जाता है। जैसे ननद का नाम लिखवा दिया, ननद अपना कोचिंग ले रही है सरकारी नौकरी के लिए,
देवर का नाम लिखवा दिया, देवर अपना कोचिंग ले रहा है सरकारी नौकरी के लिए। तो ऐसे ऐसे लोगों को डर होता है कि हमारे ऊपर एफआईआर है, अब तैयारी करने का क्या फायदा है, हमको तो हमारा तो एफआईआर में नाम आ गया तो हमको नौकरी मिलेगी नहीं। तो आप तैयारी कीजिए, आपकी नौकरी तब तक नहीं जाएगी या फिर आपको नौकरी से तब तक वंचित नहीं किया जाता है जब तक आप कन्विक्टेड नहीं हो जाते, यानी कि दोषी नहीं हो जाते। उससे पहले तो कोई भी किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देगा। राहुल गांधी पे 70 मुकदमे दर्ज है, केजरीवाल पे 70 मुकदमे दर्ज हैं, ठीक है, बड़े बड़े नेताओं पे। तो क्या है, लोग काम नहीं करते हैं? तो काम एक अलग चीज है, मुकदमा एक अलग चीज है। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। तो कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू माय डियर।